नमस्कार दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नॉलेज सबसे ज़रूरी चीज़ है, पर एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां हमारा नॉलेज लिमिटेड साबित होता है। ऐसे में कुछ ट्रिक्स यूज़ करके हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही इंटेलिजेंट गेस करने के कुछ तरीके देखेंगे। साथ ही वीडियो में कुछ टिप्स दिए हैं और अंत में आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी की जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स सिमिलर रहे तो दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी दोनों भी आर्टिकल 30 के रिलेटेड है, तो दोनों में से कोई एक ही सही आएगा इसमें। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं कि बी और डी दोनों साथ में दिए हैं, लेकिन दोनों में से एक ही करेक्ट आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी गलत होगा। उसके बाद ऑप्शन बी में देखिए, ए और सी दिया है, इसमें ना तो बी है और ना डी दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और डी में से कोई एक तो करेक्ट आना ही है। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से 50-50% प्रोबेबिलिटी में आ चुके हैं। ऑप्शन ए में स्टेटमेंट ए दिया है, ऑप्शन सी में भी स्टेटमेंट ए दिया है, इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट रहेगा ही। अब सही आंसर देखने के लिए हमें बी और डी में से कौन सा करेक्ट है वो देखना होगा। हमारे पास जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से हमें पता है कि आर्टिकल 29 और 30 ये माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेक्ट आंसर तक पहुँच गए हैं। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग कैप्चा इज़ अ वेरिएशन ऑन। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सिमिलर लुकिंग ऑप्शन है, इसलिए दोनों में से एक ही करेक्ट आएगा। और हमारे सिलेबस में आईसीटी में कहीं पे भी टर्नर्स टेस्ट के बारे में नहीं दिया है, तो जो ट्यूरिंग टेस्ट है यही इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टीचर असेसेस द आंसर बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स ही गिव्स देम रैंक्स विच स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड बाय हिम। यहाँ पर ऑप्शन ए में इंटरवल दिया है और ऑप्शन डी में इंटरवल दिया है, दोनों भी सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस हैं। और ऑर्डिनल यहाँ पे 3 बार दिया है, तो ऑर्डिनल एक आएगा ही आंसर में, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सिर्फ लॉजिकल गेसिंग के ऊपर हमने ये तीनों भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थोड़ा लॉजिक और थोड़ा लिमिटेड नॉलेज इसका यूज़ करके हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। एक्सट्रीम वर्डिंग्स वाले स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं। एक्सट्रीम वर्ड जैसे कि ओनली, नन, डेफिनेटली, कम्प्लीटली, मस्ट, नेवर, ऑलवेज। चलो इसे क्वेश्चन से समझते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ कम्युनिकेशन मीडिया। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडिया को सिलेक्ट करने में किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए ये पूछा गया है। अब याद देखिए, इन्होंने बोला है कि नो नीड टू थिंक अबाउट रिसीवर, मतलब रिसीवर के बारे में सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट के कैटेगरी में आता है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कंसिडर करेंगे। और ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इट शुड बी कॉस्टली, जबकि हम कम्युनिकेशन मीडिया जो देखते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव देखते हैं, यानी कम कॉस्टली होना चाहिए ये देखते हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। जब ए और सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास बचता है बी, डी और ई। इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्ग्यूमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस इज फैलेशियस बिकॉज। इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, तो ऑप्शन बी में देखिए टू नैरो, ऑप्शन सी में देखिए टू वाइड, ये दोनों भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम 50-50% पे आ गए। अब दो ऑप्शन हमें देखना है, दोनों में से कौन सा करेक्ट आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि मेन स्टेटमेंट यानी साध्य में साउंड को इटर्नल कहा गया है, और इसका रीज़न दिया है क्योंकि यह प्रोड्यूस की जाती है, पर जो चीज़ उत्पन्न की जाए वो इटर्नल या शाश्वत नहीं हो सकती है। इसका मतलब रीज़न मेन स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्वनिर्देशित अधिगम से कोई व्यक्ति निम्न में से क्या कर सकता है। यह ऑप्शन सी में ऑलवेज वर्ड दिया है, तो ये एक्सट्रीम वर्ड की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम स्टेटमेंट सी को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। हमारी ट्रिक यूज़ करके यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके हैं, बाकी दो ऑप्शंस को हम लॉजिकली समझते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ करने की बात हो रही है, और ऑप्शन बी क्या दिया है, रिमेंस पैसिव, मतलब कुछ ना करने की बात, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, इसलिए हम लॉजिकली ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऑप्शन डी देखते हैं। क्वेश्चन एक पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि जो पर्सन है वो हेल्पलेस फील करेगा अब्सेंस ऑफ एनी सपोर्ट के, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है।
जबकि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन है और नेगेटिव सेंस में आंसर उसका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे बच जाता है ऑप्शन ए, और यही हमारा एक करेक्ट आंसर है इसका। और इसी क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट ट्रिक में भी यूज़ किया है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये कैन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो जनरली करेक्ट होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट इसमें भी हम देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रैटेजी दैट सपोर्ट्स मोटिवेशन। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे टू मच वर्ड दिया है जो कि एक्सट्रीम वर्ड की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम सी को एलिमिनेट कर देंगे। हमारी ट्रिक यूज़ करके हम फिर से एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके हैं। आगे से हमें यहाँ पे लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन बी में देखिए, एट्रीब्यूशंस टू इंटेलेक्चुअल रैदर देन एफर्ट्स, रैदर देन, ठीक है। ऑप्शन डी, एम्फेसिस ऑन फिनिशिंग नॉट लर्निंग। ये दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं बोले गए, इनडायरेक्ट वे में बोले गए, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। जो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस हैं, ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें भी आंसर आ जाएगा हमारा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। कैन, कुड, शुड, मे, माइट ऐसे वर्डिंग्स वाले सेंटेंस जनरली करेक्ट होते हैं। चलो क्वेश्चन से इसे समझते हैं। क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। स्टेटमेंट बी देखिए, यहाँ पे कैन अफेक्ट वर्ड यूज़ किया है, तो ये एक पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट रहने के चांसेस होते हैं। तो हमारे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बी ये करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ पर बी नहीं दिया ऑप्शन डी में, इसलिए ये स्टेटमेंट ये ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट डी देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट रहने के चांसेस होते हैं। तो हमारे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बी ये करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ पर बी नहीं दिया ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट डी देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योर्स क्लैरिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कहा जाएगा जब उसमें क्लैरिटी हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए स्टेटमेंट डी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। इस हिसाब से सिर्फ ऑप्शन सी में बी और डी दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक और लॉजिक का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है पहले की ट्रिक में। ऑलवेज जो दिया है ये एक्सट्रीम वर्ड है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया था, और बाकी दोनों ऑप्शन बी और सी डी तो देख लिया था। और कैन वाले स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। निगेटिव सेंटेंसेस जनरली रॉन्ग होते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन। इसमें स्टेटमेंट बी में देखिए निगेटिव वर्डिंग्स है, स्टेटमेंट डी में देखिए निगेटिव वर्डिंग्स है, तो ये दोनों स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक्स ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। और क्वेश्चन में भी असत्य कथन पूछा है, उस हिसाब से बी और डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रमोट्स। उच्चतर शिक्षा में CBCS चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम निम्नलिखित को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए में देखिए रिजिड वर्ड यूज़ किया है, ऑप्शन सी में लिमिटेड वर्ड है, और ऑप्शन डी में ओनली वर्ड है। पहले ट्रिक से तो हमने समझ लिया था कि ओनली वर्ड एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए प्रमोट करने की बात हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन है, जबकि रिजिड या लिमिटेड करना ये दोनों भी नेगेटिव सेंस में चीज़ें हैं, तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। ऐसी चीज़ देखनी है जो प्रमोट करेगा, और उसमें भी चॉइस बेस्ड बोला गया है, तो चॉइस बेस्ड यानी हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कुछ चॉइस कर सकते हैं उसमें, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। PYQ देखकर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी, उसी के बारे में ये पार्ट है। पेपर 1 में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें राइट कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी बस ये है कि अगर हम चारों सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मेरा सुझाव इस क्वेश्चन के मामले में ये है कि हमें सिर्फ 2 सेंटेंसेस पढ़ना है, जैसे ए और बी, और बिना इस वर्ड्स के मिथ या फिर इसका ट्रू। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटल टाइम एंड एफर्ट्स। सेकेंड है ऑल बायलिंगुअल्स इजीली मेंटेन बोथ लैंग्वेज। इतना पढ़ने के बाद हमें डिसाइड करना है कि जो सेंटेंस दिया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे स्टेटमेंट ए देखिए, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटल टाइम एंड एफर्ट्स। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि सेकेंड लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट्स लगेंगे, जबकि ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज हमें पढ़ने में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है और टाइम भी लगेगा। कि स्टेटमेंट गलत है, मिथ है, तो यहाँ पे सही से दिया है कि ये स्टेटमेंट मिथ है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो स्टेटमेंट सी रहेगा ये रॉन्ग हो जाएगा। ए या सी ऑप्शन में से ही करेक्ट आंसर रहेगा।
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल बायोलिंगल्स ईजीली मेंटेन बोथ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि दोनों लैंग्वेज हैंडल करना ईजी हो जाएगा जिसको दो लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो एक लैंग्वेज डोमिनेंट रहती है सेकंड लैंग्वेज से, जो हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उससे। तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इन्होंने ट्रू दिया है, इसका मतलब बी रॉन्ग हो जाएगा में, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए, टीचिंग इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग। इसको समझते हैं। लर्निंग एक ब्रॉड प्रोसेस है। लर्निंग कई तरीके से हो सकती है, टीचिंग के माध्यम से, सेल्फ लर्निंग हो सकती है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस आदि के तरीके से लर्निंग्स हो सकती है। तो इसलिए टीचिंग लर्निंग का ही एक हिस्सा है और ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ट्रू दिया है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा। स्टेटमेंट बी, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स अ करेक्टिव एंड रेमेडियल स्कोप ऑफ टीचिंग। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। टीचिंग के 3 स्टेजेस होते हैं, प्री एक्टिव स्टेज जिसमें प्लानिंग होता है, इंटरएक्टिव स्टेज जिसमें एक्चुअल टीचिंग होगी, और पोस्ट एक्टिव स्टेज जिसमें इवोल्यूशन होगा, फीडबैक होगा, रेमेडिएशन होगा और करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पोस्ट एक्टिव स्टेज में रेमेडियल और करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने दिया है फॉल्स, इसलिए स्टेटमेंट बी हो जाएगा इनकरेक्ट, और जबकि स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है उन्होंने ट्रू, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ए। अब और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। बिना क्वेश्चंस को पढ़े हम डायरेक्टली ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 1913, 1914, 1915 और 1931। अब 13 के बाद यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, यहाँ पे वो 16 दे सकते थे, बट इन्होंने यहाँ पे 16 नहीं दिया है। तो इनडायरेक्टली वो हिंट दे रहे हैं कि जो 13 है उसका ही अपोजिट करके 31 रखा है, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से एक आंसर होगा। अब हमें नहीं पता कि दोनों में से क्या आंसर हो सकता है, बट सीरीज़ का जो पार्ट है 13, 14, 15 ये एक सीरीज़ चल रही है और 31 डायरेक्टली आ गया है, इसलिए हम सीरीज़ वाले पार्ट को कंसिडर करके हम 13 को करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा ही ऑब्जर्वेशन सेकंड क्वेश्चन में भी है जिसमें सीरीज़ वाला पार्ट ही करेक्ट आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन देखिए 29, 30, 31। अब यहाँ पे 32 दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे 31 का अपोजिट करके 13 दे दिया, तो सी या डी में से एक ही आंसर होगा। और जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा 1913 आंसर था, वो सीरीज़ का पार्ट था, वैसे ही यहाँ पे 29, 30 और 31 जो है सीरीज़ का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन सी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 53, 56, 46 और 35। इस ऑप्शन में देखिए 53 का अपोजिट 35 दिया है, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी दोनों में से एक करेक्ट रहेगा, लेकिन इसमें कोई सीरीज़ वगैरह नहीं दी है, इसलिए हमें नहीं पता कि दोनों में से क्या आंसर रह सकता है। अब नॉलेज के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो दोनों में से इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। मैकोले मिनट्स जो आया था वो 1935 में आया था। जो भी क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं वो सारे जून 2025 के PYQs हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस और ये ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के रिगार्डिंग कुछ टिप्स मैंने लिखे हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे, तो टिप्स को देखते हैं। ये ट्रिक्स तभी यूज़ करें जब हमारा नॉलेज लिमिटेड हो, हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। जैसे कि जो क्वेश्चंस अभी मैंने एग्जांपल के लिए लिए थे, कुछ लोगों को इसके आंसर्स पहले से पता होंगे क्योंकि उनके नॉलेज में वो सारी चीज़ें होगी, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, उनका नॉलेज वहाँ पे लिमिटेड है, तो ऐसे ही लोग यूज़ करें। अननेसेसरी उसका एक्स्ट्रा यूज़ कहीं पे नहीं करना है हमें। जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम रैंडम तुक्का लगाते हैं, तो रैंडम तुक्का लगाने के बाद वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग भी हो सकता है, बट थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचकर अगर हम ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन जो रॉन्ग आने वाला है वो हमारा करेक्ट हो सकता है। ट्रिक्स को कभी कभी इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ नॉलेज का पार्ट होना ज़रूरी है, तभी उसको हम इंटेलिजेंट गेस बोलेंगे, इसलिए हम इसको तुक्काबाजी नहीं कह रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टली एग्जाम में हमें यूज़ नहीं करना है, इसको पहले PYQ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आप खुद इसको इंटरनलाइज कर लो, समझ जाओ, सीख जाओ कि कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते। जैसे मैंने देखा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में ट्रिक्स यूज़ करना थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हमें अवॉइड करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक्स को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, और अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद ही इसको रियल एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। अब कुछ एस्पिरेंट्स को लग सकता है कि ये ट्रिक्स के झंझट में क्यों पढ़ना है, बट जब हमारा नेट या JRF 1-2 क्वेश्चन से रह जाता है तब हमें बुरा फील होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ट्रिक्स भी आनी ज़रूरी है। ट्रिक्स सिर्फ नेट JRF के लिए यूज़ नहीं होगा, आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम्स दोगे वहाँ पे भी होगा, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में भी इसकी अप्लीकेबिलिटी है। जनरली UPSC वाले काफ़ी यूज़ करते हैं ट्रिक्स को। और एक बोनस टिप है उनके लिए जो मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं करते हैं या एग्ज़ाम के टाइम में उनको टाइम ही नहीं बचता है कि वो DI सॉल्व कर सके, ऐसे में वो रैंडम गेसिंग के चक्कर में ABCD कुछ भी टिक करके आ जाते हैं, और इसमें उनका ऐसा हो जाता है कि एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं आ रहा है। तो उस रैंडम तुक्के से बचने के लिए मुझे लगता है कि जब 5 क्वेश्चन दिए हैं ना, तो उनके पाँचों ऑप्शन आप एक ही करके आओ। जैसे C अगर आप टिक कर रहे हो तो पाँचों C करो या पाँचों को D कर दो,
रैंडमली ABCD करेंगे तो करेक्ट आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर पाँचों C करते या पाँचों D करते तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट आ ही जाएंगे। मैंने ऐसे 20 क्वेश्चन पेपर्स को चेक किया है, तो C या D अगर हम करते हैं तो थोड़ा सेफेस्ट है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करेक्ट आते हैं और मिनिमम 1 तो करेक्ट आ ही जाएगा। तो अब हम आ गए हैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहां आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। हमने देखा है कि UGC नीट एग्ज़ाम में काफ़ी एस्पिरेंट्स को मैथ्स और रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि उनका मैथ्स बैकग्राउंड काफ़ी टाइम से छूट गया होता है। तो ऐसे में सीरियस एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए ये एक सक्सेस ब्लॉकर का काम करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जून 2026 एग्ज़ाम के लिए प्रशिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 14 जनवरी 2026 से हम कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पेपर 1 के यूनिट 5, 6 और 7 को कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक्स टू एडवांस तक जा सकें। जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, ऐसे एस्पिरेंट्स को भी हम एकदम बेसिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज ही आप प्रशिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर के नोट्स या PDF पाने के लिए प्रशिक एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।